हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज 15 सितंबर को 14 सितंबर 2021 की वर्कशीट आई है। क्लास 11 केमिस्ट्री अध्याय 2 से संबंधित है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और वही 5 सवाल हैं, लेकिन आज थोड़े लेंदी सवाल हैं, थ्योरेटिकल सवाल हैं, थोड़े बड़े सवाल हैं। तो 1 बाय 1 एक एक को देखते हैं। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो वीडियो अंत तक पूरा देखिएगा। ये आपके बहुत काम में आने वाले सवाल हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पहला सवाल है, निम्न को परिभाषित कीजिए: समस्थानिक, समभारिक, आवृत्ति और आवर्तकाल। तो समस्थानिक सबसे पहले है ए। समस्थानिक किसको कहते हैं? तो समस्थानिक कहते हैं एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान या परमाणु संख्या समान, परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। आपस में क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। एक ही तत्व के, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु, तत्व एक ही होगा। नहीं, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या सबके अलग अलग होगी, परमाणु क्रमांक सबका समान होगा, क्योंकि समस्थानिकों को आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, लेकिन उनको एक ही स्थान दिया गया है। कार्बन के भी 3 समस्थानिक है, उनको भी एक ही स्थान दिया गया है। तो देखो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाइड्रोजन ये 1, हाइड्रोजन ये भी 1, ये हाइड्रोजन ये भी 1, लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या 1, इसकी 2 और इसकी 3 होती है। परमाणु क्रमांक सबका समान है, एक एक, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग। ऐसे ही कार्बन के भी 3 समस्थानिक है, C6 12, C6 13 और C6 14। ये एग्जाम्पल हो जाएंगे समस्थानिक के। क्लियर? नेक्स्ट है समभारिक। समभारिक क्या होते हैं? अलग अलग तत्वों के परमाणु, अब की बार तत्व अलग अलग होंगे, अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, परंतु परमाणु क्रमांक क्या हो? क्योंकि अलग अलग तत्व हैं तो परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। क्या कहलाते हैं आपस में? समभारिक कहलाते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, आपस में समभारिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखो, अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल है जैसे कैल्शियम 20-40, आर्गन 18 नंबर पे आती है और 40। तो ये जो ऊपर लिखी हुई है ये द्रव्यमान संख्या दोनों की सेम है, तत्व अलग अलग है, एक कैल्शियम है एक आर्गन है, परमाणु क्रमांक भी दोनों के अलग अलग हैं, एक का 18 एक का 20 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान है। तो ये आपस में क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और आवृत्ति होती है किसी बिंदु क्षेत्र से, कोई बिंदु क्षेत्र है जैसे ये डॉट है, किसी बिंदु क्षेत्र से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या, तरंगों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। कि किसी बिंदु क्षेत्र से अपन कितनी बार आ जा रहे हैं प्रति सेकंड, क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। अब देखो आवृत्ति है, उसको अपन न्यू से दर्शाते हैं, यानी इस अक्षर का इस्तेमाल करते हैं, और ये बराबर होता है C/λ। एक रिलेशन है, प्रकाश की चाल होती है C, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है और न्यू आवृत्ति है। इस आवृत्ति का मात्रक जो है
वो होता है प्रति सेकंड, या इसको हेनरिक हर्ट्ज के सम्मान स्वरूप Hz से भी दर्शाते हैं। तो प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। किसी बिंदु क्षेत्र से मात्रक प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट है आवर्तकाल किसे कहते हैं। तो आवर्तकाल होता है एक आवर्त को पूरा करने में लगा समय। एक आवर्त को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल कहलाता है कि झूला कोई झूल रहा है, झूले पर बैठा बैठा, तो जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था वहाँ से आगे जाने, पीछे जाने और वापस आने में जो समय लगता है, एक दोलन पूरा करने में या एक आवर्त, एक राउंड लगाने में लगने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट है रदरफोर्ड के अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए और प्रयोग की उपलब्धियां लिखिए। तो देखो, रदरफोर्ड का अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग था, उसमें ये अल्फा कणों का स्रोत लगा दिया। ये अल्फा कण क्या है? द्विधनावेशित हीलियम आयन है। ये लेड की प्लेट लगा दी, ये फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी, यहाँ रख दी सोने की पर्णिका, और जैसे ही अल्फा कणों की बौछार करवाई तो उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण जो है सोने के पर्णिका के सीधे पार जाकर के इस जिंक सल्फाइड के पर्दे पर टक्कर लगा रहे हैं। फिर उन्होंने इससे क्या निष्कर्ष निकाले, वो निष्कर्ष भी देख लेते हैं। चलो देखो, परमाणु मॉडल तो जो था रदरफोर्ड का, उसके निष्कर्ष ये थे कि परमाणु का धनावेश अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। परमाणु के इस अति अल्प क्षेत्र को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों, जिन्हें कक्षा कहा जाता है, में बहुत तेजी से घूमते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सौर मंडल से मिलता जुलता है, जिससे सूर्य नाभिक के समान होता है और ग्रह गतिमान इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों के द्वारा बंधे रहते हैं, यानी नाभिक पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है। इनके बीच में आकर्षण जो पाया जाता है वो क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। तो ये निष्कर्ष निकाले थे रदरफोर्ड ने। क्लियर। नेक्स्ट है थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल को समझाइए, यानी थॉमसन ने जो तरबूज बीज मॉडल दिया था उसको समझाना है। तो आइए देखते हैं तरबूज बीज मॉडल को। देखो, परमाणु का थॉमसन मॉडल क्या कहता है। 1898 में जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु एक समान आवेशित गोला है, यानी उसमें आवेश जो है समान रूप से विद्यमान रहता है। त्रिज्या लगभग उसकी 10⁻⁻10 मीटर होती है, जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित रहता है और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से स्थित होते हैं कि उससे स्थायी स्थिर वैद्युत व्यवस्था प्राप्त हो जाए, यानी धनावेश और ऋणावेश की एक संतुलित व्यवस्था मिल जाए। इस मॉडल को विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए हैं, जैसे प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग, तरबूज बीज मॉडल। इस प्रकार इस मॉडल में परमाणु के धनावेश को पुडिंग यानी तरबूज के समान माना गया है, तथा जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः प्लम या बीज की तरह उपस्थित हैं, यानी धनावेश को तो तरबूज की तरह और बीजों को इलेक्ट्रॉनों के समान माना गया है। अब देखो, इसमें परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से बटा हुआ माना गया है। द्रव्यमान है वो पूरा समान रूप से फैला हुआ माना गया है। यद्यपि ये मॉडल परमाणु की विद्युत उदासीनता को तो स्पष्ट करता था, किंतु ये भविष्य में प्रयोगों के परिणाम संगत नहीं पाया गया। जैसे प्रयोग जो है उनसे साबित नहीं हो पाया कि ऐसा परमाणु में पाया जाती है इस प्रकार की व्यवस्था। थॉमसन को बाद में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। देखो, धनात्मक गोला है तरबूज और इलेक्ट्रॉन जो है वो उनके अंदर बीज की तरह इस तरीके से पाए जाते हैं। परमाणु धनावेशित गोला है, धनावेश पूरा फैला हुआ और इलेक्ट्रॉन उसमें बीज की तरह पाए जाते हैं। ये था थॉमसन मॉडल। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों के मुख्य लक्षण क्या हैं। वो विद्युत चुंबकीय विकिरणों के क्या क्या लक्षण हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या लक्षण। देखो, सबसे पहले तो परिभाषा ही बात आती है। तो विद्युत आवेशित कणों को, जिन पर आवेश उपस्थित होता है, उनको गति प्रदान की जाती है, यानी त्वरित किया जाता है, तो एकांतर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। एकांतर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। ये विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं? तरंगों के रूप में संचरित होते हैं, जिन्हें विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। तो
तो आवेशित कणों को जब त्वरित किया जाता है तो एकांतर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं और वो तरंगों के रूप में क्या करते हैं, इस तरीके से गति करते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरणें या विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती है। देखो ये विद्युत क्षेत्र के घटक, ये चुंबकीय क्षेत्र के घटक, ये एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं इस तरीके से। और ये इस तरीके से ये एक दूसरे के भी लंबवत होते हैं और ये तरंग संचरण की दिशा के भी क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ये संचरण की दिशा हो जाएगी। तो इस प्रकार से विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत और तरंग की दिशा के भी लंबवत यदि गति करते हैं तो इनको विद्युत चुंबकीय विकिरणें भी देख लो। विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के घटक हैं। घटक समान तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति, गति और आयाम वाले एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। बस इतना ही है। अब देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों के विकिरणों के गुणधर्म क्या हैं? दोलायमान आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि और जल तरंगों के विपरीत विद्युत चुंबकीय विकिरणों को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी गति कर सकती है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए, जल तरंगों को जल चाहिए, जल के बिना ये नहीं चल सकती। लेकिन विद्युत चुंबकीय विकिरणों के किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है कई प्रकार के होते हैं जिनकी तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति एक दूसरे से भिन्न होती है। ये एक साथ मिलकर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का निर्माण करती है। स्पेक्ट्रम के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम है, जैसे रेडियो आवृत्ति क्षेत्र 10⁶ हर्ट्ज होता है जिसका प्रसारण में उपयोग होता है। सूक्ष्म तरंगें 10⁻² हर्ट्ज के लगभग होती है जिसका उपयोग रडार में किया जाता है। इसके अलावा अवरक्त क्षेत्र 10⁻13 हर्ट्ज के लगभग जिसका उपयोग गर्म करने में होता है। पराबैंगनी 10⁻16 के लगभग सूर्य विकिरणों का भाग होता है और लगभग 10⁻15 हर्ट्ज के थोड़े से क्षेत्र को साधारणतया दृश्य प्रकाश कहते हैं। यही वो क्षेत्र है जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं किसकी? विद्युत चुंबकीय विकिरणों की या तरंगों की। नेक्स्ट और लास्ट सवाल है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखिए। तो आइए देखते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां। अब देखो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का एक दोष तो क्या है, ये परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं करता कि अर्थात इससे ये पता नहीं चलता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार से विद्यमान है और इनकी ऊर्जा क्या है। एक कमी तो ये है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के। ये दूसरा दोष है, देखो उसमें क्या है, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल सौरमंडल का एक छोटा रूप था जिसमें नाभिक को भारी सूर्य की तरह और इलेक्ट्रॉनों को हल्के ग्रहों की तरह सोचा गया था। जब सौरमंडल पर चिरसम्मत यांत्रिकी, ये एक ब्रांच है जो न्यूटन के गति के नियमों पर आधारित है, वो लागू किया जाता है तो पता चलता है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं और ग्रहों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल को दर्शाते हैं G(m1m2/r² से। यहाँ m1 और m2 द्रव्यमान, r उन द्रव्यमानों के बीच की दूरी और g गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। इस सिद्धांत से ग्रहों की कक्षाओं के बारे में सही गणना की जा सकती है जो प्रायोगिक मापन से भी क्या करती है, मेल खाती है। अब आती है कमी की बात। देखो सौरमंडल और नाभिक के मॉडल में समानता से ये सुझाव मिलता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच कूलाम्ब बल के Q1 Q2/r² होता है, जहाँ Q1 और Q2 आवेश हैं और r उन आवेशों के बीच की दूरी के आनुपातिकता स्थिरांक है। कूलाम्ब बल गणितीय रूप में गुरुत्वाकर्षण बल के समान ही होता है, परंतु जब कोई पिंड किसी कक्षा में गति करता है तो उसमें त्वरण होना चाहिए, वेग में परिवर्तन की दर। यदि पिंड किसी कक्षा में स्थिर वेग से गति कर रहा हो तो भी दिशा परिवर्तन के कारण उसमें क्या होना चाहिए, त्वरण होना चाहिए। दिशा परिवर्तन के कारण उसमें वेग में परिवर्तन होना चाहिए। अतः नाभिकीय मॉडल में कक्षाओं में घूमते ग्रहों की तरह इलेक्ट्रॉन का भी क्या होना चाहिए, त्वरण होना चाहिए। अभी कमी नहीं आई है इसकी। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार त्वरित आवेशित कणों को विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करना चाहिए। ये बात आ गई कि जब आवेशित कण को गति प्रदान की जाती है, त्वरित किया जाता है, तो उसको क्या उत्सर्जन करना चाहिए, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करना चाहिए। ग्रहों के साथ ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वे आवेशित नहीं होते, और जब त्वरित आवेशित कण को गति प्रदान की जाती है तो विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलती है, और विद्युत चुंबकीय विकिरणें जब निकलती है
तो कणों की ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है। इसलिए किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से विकिरण उत्सर्जित होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवेशित होते हैं। इस विकिरण के लिए ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक गति से प्राप्त होगी। इस प्रकार कक्षा छोटी होती चली जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है निकलती चली जाएगी, तो कक्षा छोटी होती चली जाएगी। गणनाओं से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन को सर्पिल पथ से नाभिक में पहुंचने में 10⁻⁻8 सेकंड लगेंगे, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर गिरते नहीं हैं। इस प्रकार यदि इलेक्ट्रॉन की गति का चिरसम्मत यांत्रिकी तथा विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार वर्णन किया जाए तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किसी परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता। आप ये भी पूछ सकते हैं, यदि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की गति से परमाणु अस्थायी हो जाता है तो क्यों नहीं हम इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के चारों ओर स्थिर मान लेते हैं। कारण यह है कि यदि इलेक्ट्रॉनों को स्थिर माना जाता है तो अत्यधिक घनत्व वाले नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल इन इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींच लेगा, जिससे थॉमसन परमाणु मॉडल का एक लघु प्रतिरूप प्राप्त होगा। तो रदरफोर्ड मॉडल जो है परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया सौरमंडल से तुलना करने के बाद भी। और दूसरा दोष अपन देख ही चुके हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या भी नहीं कर पाया।